नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना। आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण के पाठ 13 अव्यय या अविकारी शब्द के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले के पाठों को आप पढ़ें और याद करें। चलिए आज के लिए पाठ 13 प्रारंभ करते हैं। पाठ 13 अव्यय या अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, अव्यय यानी जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, अर्थात वह जैसा है वैसा ही बना रहता है। देखिए बच्चों, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। बच्चा बाहर बैठा है। लड़की ने बाहर से आवाज़ दी, आप घर के बाहर पहुँचिए। अब इन वाक्यों में बच्चा, लड़की, आप ये सब परिवर्तित हैं। क्रिया भी परिवर्तित है, बैठा, आवाज़ दी, पहुँचिए। लेकिन जो बाहर शब्द है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि अविकारी शब्द ऐसे ही शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बदलेंगी लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते हैं। अव्यय के भेद। देखिए, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां निपात। पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया, जैसे नाम से ही लग रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होंगे। जिस तरह विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। देखिए उदाहरण, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ। चिल्लाने की विशेषता है कि ज़ोर से, मना किया जा रहा है कि ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर आज कोई आने वाला है, तो आने वाला है कब? आज। ठीक है, आज आने वाला है तो उसकी विशेषता क्या है? आज, क्रिया की विशेषता। वह उधर क्यों खड़ी है? कम बोलोगे तो सुखी रहोगे आदि ऐसे ही शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी क्रिया की विशेषताएं होती हैं जो निम्न श्रेणियों में बटी होती हैं। देखिए, क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घट रही है। ठीक, क्रिया के घटित होने का समय बताकर, यानी क्रिया कब घटित हो रही है। क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर, मतलब कैसे घटित हो रही है। क्रिया के घटित होने का परिमाण या मात्रा बताकर, यानी क्रिया कितनी मात्रा में घटित हो रही है। तो इन आधारों पर क्रिया के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। आइए पहला देखते हैं स्थानवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ या किस स्थान पर घटित हुई है, वे क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वहाँ कभी मत जाना, तो कहाँ जाने की बात की जा रही है? वहाँ, एक स्थान के विषय में बताया जा रहा है। अब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? क्रिया पर कहाँ शब्द से हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, जो भी क्रिया है उसके आधार पर कहाँ प्रश्न करने पर हमें उसका उत्तर मिल जाता है। जैसे देखिए, वहाँ कभी मत जाना, तो कहाँ मत जाना? वहाँ। ठीक है, तो उसका उत्तर मिल गया वहाँ। उस लड़के से दूर रहना, कहाँ रहना? दूर रहना।
तुम कमरे के भीतर क्या कर रहे हो? कहाँ क्या कर रहे हो? तो भीतर। तो इस तरह से हम कहाँ प्रश्न लगाकर हम स्थानवाची क्रिया विशेषण का पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, कालवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना मिलती है वे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि उसके समय की, सुबह, शाम, अक्सर, दिन भर, हमेशा, आज, कल, रोज, प्रतिदिन, अभी, नित्य आदि। देखिए अब इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए तब हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, वह यहाँ कभी कभी आता है, तो उसका प्रश्न करेंगे कब आता है? कभी कभी, उत्तर मिल गया। वे लोग आज कहीं जा रहे हैं, तो प्रश्न करेंगे कब जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। वह 3 साल बाद लौटेगा, तो प्रश्न करिए कब लौटेगा? उत्तर मिलेगा 3 साल बाद। ठीक है, तो हम इसकी पहचान कब प्रश्न लगाकर कर सकते हैं और यह कब क्रिया के साथ प्रयोग होगा। आइए तीसरा देखते हैं, रीतिवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीति से हुई है, यानी किस ढंग से हुई है, धीरे, जल्दी, तेजी से, अचानक, धीमे, ठीक से, अपने आप, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है? देखिए, क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना होगा। जब हम कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, बारिश अचानक ही आ गई, तो बारिश कैसे आ गई? उत्तर मिला अचानक। पुस्तकालय में धीरे बोलो, कैसे बोलो? उत्तर क्या मिलेगा? धीरे बोलो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न करने पर हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न क्या करेंगे? कैसे, किसके साथ करेंगे? क्रिया के साथ। ठीक, आइए अब चौथा देखते हैं, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है, यानी कि कम, ज़्यादा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत आदि, तो वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? क्रिया के साथ कितना शब्द प्रयोग करके हम प्रश्न करते हैं। ठीक, जैसे वह बहुत सोता है, प्रश्न करिए कितना सोता है? उत्तर मिलेगा बहुत। माताजी थोड़ी ही चल सकी, कितना चल सकी? थोड़ी ही। ठीक है, प्रश्न किए, उत्तर हमें मिला थोड़ी ही। जितना नाराज़ होंगे उतना ही मन दुखी होगा, कितना नाराज़ होंगे? जितना, उत्तर क्या मिला? जितना नाराज़ होंगे। ठीक है, तो ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण होते हैं। संबंध बोधक। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण के बारे में, अब जो दूसरा है वह है संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, वही संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, के बिना, से पहले, के बदले, की जगह आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं, मंदिर के सामने भीड़ क्यों लगी है? बच्चों के साथ तुम भी जाओ। ठीक है, तो मंदिर क्या है? संज्ञा शब्द है। भीड़ जाति समूह को दर्शा रहा है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम क्या कह रहा है? के सामने। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है के सामने के द्वारा हो रहा है। तो यह दोनों संज्ञा शब्दों में संबंध स्थापित करके बता रहा है। बच्चों के साथ तुम भी जाओ, बच्चों और तुम क्या है? सर्वनाम, बच्चों संज्ञा। तो इन दोनों का जो संबंध है के साथ। ठीक,
मेरे घर के चारों ओर पुलिस का पहरा है। तो मेरे घर, घर क्या है? संज्ञा शब्द, पुलिस संज्ञा शब्द। अब इन दोनों का संबंध जो आपस में है, के चारों ओर। ठीक है, ये दोनों शब्द आपस में किससे जुड़े हुए हैं? के चारों ओर। तो यह आपस में संबंध बता रहे हैं। आइए तीसरा देखते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, ताकि, या आदि। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो पदबंधों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हिंदी सिनेमा में सलमान खान तथा शाहरुख खान दोनों का नाम है। तो सलमान खान भी संज्ञा शब्द है, शाहरुख खान भी संज्ञा शब्द है, और ये एक पूरा वाक्यांश है। हिंदी सिनेमा में सलमान खान वाक्यों का अंश है, शाहरुख खान दोनों का नाम है। ठीक है, तो ये एक वाक्यांश है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम तथा के द्वारा हो रहा है। कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी। तो सीता और गीता, और के माध्यम से ये छोटे छोटे वाक्यांश जोड़े गए हैं। ठीक, तो यही समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव जोड़ने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। जैसे पहला है विरोध बताने का कार्य। जैसे उदाहरण देखिए, मैं आपके साथ चलूँगा परंतु आपको मेरी बात माननी होगी। मतलब साथ तो चलना है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपको मेरी बात माननी होगी। कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। ठीक है, तो वह उसका विरोध उत्पन्न कर रहा है कि वह तो सुनता ही नहीं है, तो समय से कैसे आएगा। अब देखिए दूसरा है कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम बताने के लिए, इसलिए, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मुझे भूख लगी थी अतः खाना खा लिया। ठीक, किसान हल चला रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो। तो ठीक, इसमें कारण बताया जा रहा है कि किसान हल क्यों चला रहा है, क्योंकि फसल अच्छी होनी चाहिए। तीसरा देखिए विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए प्रायः या, अथवा, नहीं तो आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, चाय पियोगे या कॉफ़ी। तो विकल्प है कि चाय हम लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, या तो पैसे वापस कर दो या इस महीने काम करो। ठीक, तो इसमें भी विकल्प है कि या तो हमारे उधार लिए पैसे तुम वापस कर दो या इस महीने तुम काम करो। ठीक, अब देखिए चौथा है विस्मयादि बोधक। ये वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, तकलीफ, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए अरे, ओह, उफ, छी, हाय आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके भी कई नियम हैं। पहला है विस्मय या आश्चर्य। इसके अंतर्गत आता है ओह, अहो, अरे, क्या। जैसे उदाहरण देखिए, अरे तुम कब आए। तो आश्चर्य हो रहा है कि अरे यह कब आ गया। क्या वह नहीं आया। आश्चर्य है कि अरे वह नहीं आया। अब दूसरा है हर्ष या उल्लास सूचक। वाह, बढ़िया, अच्छे, बहुत अच्छे, खूब आदि शब्द आते हैं इसमें। जैसे उदाहरण देखिए, वाह क्या खाना बनाया है। तो खुशी हो रही है खाना खा के। तीसरा है शोक, पीड़ा, ग्लानि आदि सूचक। इसके अंतर्गत उफ, हाय, हाय राम आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हाय मैं मर गया। ठीक, तो उसमें शोक व्यक्त कर रहा है कि मैं मर गया। घृणा, तिरस्कार सूचक चौथा है। अब इसके अंतर्गत शब्द आते हैं छी छी, धी, हट आदि। जैसे उदाहरण देखिए, छी छी कितनी बदबू है यहाँ।
हट मुझसे बात मत कर। अब पाँचवा है चेतावनी सूचक। बच के, सावधान, होशियार आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बच के, ध्यान से जाओ। होशियार, गली गली में चोर हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है यहाँ पर। आइए हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण तथा निपात। स्थानवाची क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कालवाची क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। रीतिवाची क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। परिमाणवाची क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए। जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य सर्वनाम संज्ञा से संबंध बताते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। जो 2 शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहे जाते हैं। वाक्यों के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए प्रयुक्त अव्यय निपात कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें। बाकी के पुस्तक अभ्यास को आप पुस्तक में ही करें। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।